हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर क्लास। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं सॉर्ड ऑफ कमिंग एनिमे के एपिसोड 19 को। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चैंग पिंगन और निंग उन सभी लोगों को लेकर अपने साथ जंगल में जा रहे होते हैं, जहाँ पे एक बंदा उनसे कहता है कि तुम्हारा स्टेमिना बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और मुझे विश्वास नहीं होता है कि तुमने उस जिंगजांग माउंटेन के लाओ लाओ को चुनौती देने का हिम्मत किया था। और फिर इसकी बातों को सुनकर पिंगर कहता है कि मैं बचपन से यहाँ पे जड़ी बूटियों को खोजने के लिए आया करता था और मुझे इसकी आदत हो गई क्योंकि मैं अक्सर यहाँ पे आया करता था। जिस पे वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखाऊंगा और मैं तुम्हें उड़ना भी सिखाऊंगा, और जब समय आएगा हम दोनों भाई जंग माउंटेन के लिए निकलेंगे और हम दोनों मिलकर जंग माउंटेन को वहाँ से उखाड़ फेंकेंगे और इसी के साथ जंग माउंटेन भी खत्म हो जाएगा। और फिर निंग कहती है कि जंग माउंटेन उतना भी बुरा नहीं जितना आप लोग कहते हैं, और वो विंड एंड थंडर एप इतना शक्तिशाली नहीं है जितना तुम्हें लगता है। फिर वो बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि चैपिंगर हमें कहीं गलत जगह पर न ले जाए। फिर निंग कहती है कि हमें जल्दी बाई कहाँ बन गए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम चैपिंगन को 10,000 ना सही कम से कम 1,000 रुपये दे सकते हो। फिर वो बंदा कहता है कि मुझे अपनी बातों में इतने सारे से नहीं फंसा सकती हो। और फिर वो चैपिंगन जाके पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने ठीक कहा ना। स्पिनिंग की तलवार गुस्सा हो जाती है और उस बंदे के सामने आके खड़ी हो जाती है। स्पिनिंग कहती है तुम्हें इसका चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो लोग हंसते हुए आगे जाने लगते हैं और फिर उसका एक साथी बंदा चेंग से कहता है कि किंगफेंग शहर के जू परिवार ने खाना वापस लेने की मांग की है, क्यों ना हम उसकी मांग को स्वीकार कर लें। तब इस पर मिस चेंग कहती है कि अगर किंगफेंग शहर लियोजियान के पूर्वजों को जानता होगा तो वो लोग इंग एंग परिवार के चेंग को भी जानते होंगे जो शहर में रहा करते थे। और वो गुस्सा हो जाती है, कहती है कि उनकी ये सब हरकत करने की हिम्मत कैसे हो गई, उन्हें इनकी कीमत चुकानी होगी कि उन्हें पता नहीं था कि अपॉर्चुनिटी किसी को मिल सकती है और हर कोई अपॉर्चुनिटी के लिए लड़ता रहता है। हमारे चंग परिवार इतना दबदबा नहीं है। फिर वो दूसरा बंदा कहता है कि क्यों ना ऐसा हो सकता है कि जो किंग फेंग सिटी है वो जंग माउंटेन के खिलाफ कोई साजिश कर रही हो, और अगर ऐसा होगा तो बूढ़ा एस लाउजी उन सभी के ऊपर अटैक कर देगा। ये सब किया तरह मास्टर निक्सु का है और मुझे ऐसा लगता है जो किंग फेंग सिटी है वो लिंक का आर्मर कभी वापस नहीं करेगी। इस पे मिस चैंग कहती है कि चुपचाप रहो और जो होता है उसे होने दो। और फिर मिस चैंग कहती है कि मुझे लगता है मैं चुपचाप चैंपियन द्वारा दिखाए गए रास्ते के पीछे पीछे जाना चाहिए ताकि हमें वो अपने पूर्वजों की समाधि मिल सके। यहाँ पे हमारे पूर्वजों की कब्र है। वो सब चैंपियन के पीछे पीछे जा रहे होते हैं। वो सब यहाँ झरने को पार करते हैं और फिर चलते हुए आ जाते हैं पहाड़ों में, जहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं और वो सब एक पहाड़ के किनारे से आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर वो सब चलते हुए आगे जा रहे होते हैं, तब उनमें से एक बंदा थक जाता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ, दोनों चलते रहो। फिर चैपिंग कहता है कि वो थक गया है, हमें उसके लिए इंतजार करना चाहिए। जैसे मिस्टर चैंग कहती है कि हमें तुम तक आगे बढ़ते रहना चाहिए, उसे वापस शहर भेज दो। फिर जो जियाओ भाई होता है वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि मिस चैंग ने अपने सारे सामान को दिया होता था उस बंदे के ऊपर और वो बंदा सामान को लेके आ रहा होता है, इसलिए वो बंदा थक जाता है। और फिर जियाओ भाई से उस सामान को फेंकते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। और फिर मिस चैंग चुपचाप जाके उस सामान को उठा लेती है और कहती है एक चैंपिंगन से कि तुम मुझे चुपचाप रास्ता दिखाओ, मुझे जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचाने की कोशिश करो। और फिर चैंपिंगन उन दोनों को रास्ते में कुछ खाने के लिए देता है। फिर वो दोनों वापस शहर की तरफ जाने लगते हैं और चैंपिंगन, निंग और मिस चैंग उस कब्र की तरफ जाने लगते हैं जिसकी तरफ चैंपिंगन उन्हें लेके जा रहा था। और फिर वो दोनों बंदे रास्ते में जा रहे होते हैं, जाते हुए जगह पे आके बैठ जाते हैं और फिर आपस में बात कर रहे होते हैं कि चैंपिंगन बहुत अच्छा आदमी है क्योंकि उसने बस 2 बैग गोल्ड के बदले हमें उस कब्र तक ले जाने के लिए कहा था और उसने हमें रास्ते में वापस जाते समय खाना भी दिया खाने के लिए। और फिर वो लोग मिस चैंग के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मिस चैंग बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और उनका हस्बैंड भी। फिर दूसरा बंदा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मिस चैंग क्या जानना चाहती हैं। और फिर उस दूसरे बंदे को खाना देते हुए कहता है कि तुम्हें चैंपिंगन के बारे में क्या राय है। और फिर वो बंदा कह रहा होता है मुझे चैंपिंगन के बारे में लगता है कि वो हमारी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन है। और फिर वो लोग यहाँ अपने फैमिली के बारे में बात कर रहे होते हैं कि दुनिया में बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है और हमें पता करना होगा क्योंकि हम लोग चैंग परिवार के ही वंशज हैं और इसके बारे में चैंपिंगन को बिल्कुल भी पता नहीं है। जिस पे दूसरा बंदा कहता है कि इसमें चैंपिंगन की कोई गलती नहीं है। फिर दूसरा बंदा कहता है कि दुनिया में ऐसी बहुत चीज़ें हैं जिसके बारे में समझना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। फिर वो कहता है कि मैं बातचीत करने में इतना अच्छा नहीं हूँ और मेरे पेट में इतना दम नहीं है क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा ही सच्चाइयाँ छुपा के रखी हैं अपने पेट में, इन्हें मैं उगल दूँ तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो सकती है। कोई दूसरा बंदा कहता है तो तुम्हें लगता है कि चैंपिंगन बहुत अच्छा है। इस पे वो बंदा कहता है कि हाँ ये हो सकता है। और वो कहता है कि जब मैं चैंपिंगन को देखता हूँ तो मुझे शर्म आती है। और फिर यहाँ सीन कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम लिंक को देखते हैं क्योंकि कहीं पे चले जा रहा होता है। यहाँ पे लिंक अपने ग्रैंडपा से कह रहा होता है कि ग्रैंडपा आप संतुष्ट रहे क्योंकि मैंने किसी भी स्वॉर्ड क्रिस्टल को नहीं खरीदा है। फिर हमें और इस सीन दिखने में ऐसा लग रहा होता है कि लिंक किसी और ही दुनिया में घूम रहा है। और फिर वहाँ पे एक आवाज़ आती है कि 3600 काम किए हैं तुमने 100 सालों में। यहाँ पे लिंक दादाजी की आवाज़ आ रही होती है और वो कह रहे होते हैं कि सब कुछ पानी जैसे साफ है। और फिर हमें एक ड्रैगन को दिखाया जाता है के साथ में कोई तलवार लेके फाइट कर रहा होता है और वो बंदा एक इविल सोल का भी सामना करता है और फिर वो एक चट्टान पे बैठ के ड्रिंक भी कर रहा होता है। ये सब जो मेमोरी होती है वो लिंक दादाजी की होती है जो लिंक को दिखाई दे रहा होता है। लिंक ये सब देख के चौंक जाता है। फिर उसे उसके सामने एक गेट दिखाई देती है, बहुत सारे लेटर लिखे होते हैं। इसके बाद हम मास्टर रुआन के घर पर बैठी उस लड़की को देखते हैं, उसके पास रखी एक पॉट जिसमें दवाई होती है वो हवा में उड़ने लगती है। और
फिर देखते देखते उसे घर में के सारी चीजें हवा में उड़ने लगती है। जिसके बाद हम लिंक को देखते हैं। लिंक का शरीर चमक रहा होता है गोल्डन एनर्जी से, और हम लिंक के ड्रीम वर्ल्ड में देखते हैं कि लिंक को चारों तरफ से उस गोल्डन एनर्जी ने घेर लिया होता है। तो वहाँ पे एक गेट बन जाता है जो दिखने में लग रहा होता है कि किसी शॉट के ऊपर का हिस्सा है। तो वहीं से सारी एनर्जी का फ्लो हो रहा है। वहाँ तक के जाने का जो रास्ता होता है उस रास्ते का एक गोल्डन ड्रैगन गार्ड कर रहा होता है। और फिर हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि मास्टर डुआन लिंक के पल्स को चेक कर रहे होते हैं, और फिर वो कहते हैं कि लिंक को आशीर्वाद मिला है क्योंकि जो लिंक की इनर नर्व डैमेज हो गई जिस वजह से कल्टीवेशन नहीं कर सकता था, उसका कल्टीवेशन का ब्रिज फिर से बनने लगता है। और इसका जो एनर्जी का ब्रिज था जो टूट गया था वो फिर से ठीक होने लगता है। और फिर मास्टर डुआन की बेटी कह रही होती है कि मुझे लगता है कि ये सपना देख रहा है स्वॉर्ड हंट का, और इसके सपने में वही इमॉर्टल स्वॉर्ड है। और मैंने इस लड़के को रिवर को पार करने से मना किया था, लेकिन अब मैं इन सभी लोगों को मना नहीं कर सकता रिवर को पार करने से, क्योंकि ये सब अब जवान हो चुके हैं। इन लोग की उम्र 20 साल हो चुकी है। पिताजी, आपको क्या लगता है गुवो हिजो ने जो सेना बनाई है उस सेना का क्या काम है, और वो सेना किसके लिए काम करती है? फिर मास्टर वन कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि किताबों को पढ़ने के लिए, लेकिन तुम किताबों को पढ़ती नहीं हो। जिसपे मास्टर वन की बेटी मास्टर वन को चढ़ाते हुए दूर जाके बैठ जाती है। फिर यहाँ पे सीन कट हो जाता है और फिर हम चैंपिंगन, मिस निंग और मिस चैंग को देखते हैं जो कि घने जंगलों में चैंपिंगन के पीछे पीछे जा रहे होते हैं। वहाँ पे मिस चैंग कहती है कि तुम्हें रास्ता पता है ना, क्योंकि मेरे पास समय नहीं कि मैं इन पहाड़ों में घूमती रहूँ। इस पर चैंपिंगन कुछ नहीं कहता है और वो सब चैंपिंगन के पीछे चल रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कुछ दूरी तक आगे चलने पे उन्हें वहाँ पे ढेर सारे जुगनू दिखाई देते हैं, और वहाँ पे एक ट्री होता है जिसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकल रही होती है। इसे देखकर चैंपिंगन कहता है कि ये जगह वही है, और फिर वो सब उस ट्री के पास जाने लगते हैं और उन्हें वहाँ पे एक भालू दिखाई देता है जो कि वहाँ पे सो रहा होता है। और फिर वहाँ पहुँचने के बाद मिस चैंग कहती है जैसा कि मैंने उम्मीद किया था ये बिल्कुल वैसा ही है। फिर मिस चैंग कहती है कि और फिर मिस चैंग निंग और चैंपिंगन से कहती है कि आप लोग नीचे पहाड़ की तरफ जाइए, मैं वहीं पे आप लोगों से मिलती हूँ। और फिर मिस चैंग की बात को मानकर चैंपिंगन और निक वहाँ नीचे जाने लगते हैं। जिसके बाद मिस चैंग वहाँ पे एक रिचुअल को मनाने लगती है जो कि हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति देने के लिए मनाया जाता है। फिर वो वहाँ पे कह रही होती है कि चैंग फैमिली अब पूरी तरीके से डिक्लाइन हो चुकी है। अब चैंग फैमिली के ऊपर बहुत सारे घने बादल मंडरा रहे हैं और हम लोग अभी पूरी दुनिया से छुपे हुए हैं। और मिस चैंग वहाँ पे अपने एंसेस्टर से अपनी रक्षा की कामना करती है। और फिर हम देखते हैं कि चैंपिंगन निंग इस जगह पे बैठे होते हैं जहाँ पे निंग चैंपिंगन से कहती है कि तुम वहाँ से क्यों चले आए। जिसके बाद चैंपिंगन कह रहा होता है कि तुमने भी तो देखा था। फिर निंग चैंपिंगन को मारते हुए कहते हैं तुमने पर्दा क्यों नहीं लगा दिया वहाँ पे। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंपिंगन मिस निंग को बता रहा होता है कि तुमने जो जिस काले पत्थर की बात की थी जिसे ड्रैगन स्लेइंग स्टोन कहते हैं वो यहाँ पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, और कोई इस जगह पे इन पत्थरों को देख लेगा तो इसका यूज किसी को भी सजा देने के लिए करेगा। की बात को सुन के निंग कहती है कि बेवकूफ। जिस पे चैंपिंगन कहता है कि निंग तुम बहुत सी सीधी हो और तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे। इसकी बात को सुन के निंग गुस्सा हो जाती है और चैंपिंगन को मारने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और गिर जाती है और चैंपिंगन उसे पकड़ लेता है। और फिर चैंपिंगन यहाँ पे फलों इकट्ठा करने लगता है और फिर वो एक फल निंग को भी देता है। निंग उस फल को ले लेती है और खाने लगती है। मुझे एहसास होता है कि ये फल बहुत ज्यादा ही शक्तियों से भरे हुए हैं और अगर इस फल को चैंपिंगन खाएगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। निंग उससे उस फल को वापस करते हुए कहती है कितना स्वादिष्ट भी नहीं है। ये बात को सुनकर चैंपिंगन सारे फलों को इकट्ठा करने लगता है और फिर निंग मिस चैंग के बारे में बात कर रही होती है और कहने लगती है कि तुमने मिस चैंग की बहुत मदद की। इस पर चैंपिंगन कहता है कि क्या करे, वो मुझे एक रिश्तेदार ही तो है। और फिर निंग उससे कहती है कि अगर यहाँ कोई प्यारी लड़की हो तो क्या तुम उसे फल दोगे। चैंपिंगन कहता है कि हाँ बिल्कुल दूंगा। और फिर निंग कहती है अगर तुम्हारे पास केवल 2 ही फल हो तो, और अगर तुम्हारे पास केवल 2 ही फल हो क्या तुम उसे मास्टर वन की बेटी को ही दोगे, तुम उसे मुझे नहीं दोगे। जिसकी बात को सुनकर चैंपिंगन सिर को खुजलाते हुए कहता है कि मिस निंग आपको क्या प्रॉब्लम है कि तुम्हारा चेहरा इसमें देखने में मुझे बहुत डरावना लग रहा है। जिसपे निंग कहती है कि बात को मत बदलो। चैंपिंगन कहता है कि हाँ मैं एक फल तुम्हें दे दूंगा और एक फल उस मास्टर वन की बेटी को दे दूंगा। कहता है कि मैं बस तुम लोगों को खाते हुए देखना चाहता हूँ। और फिर निंग कहती है कि अगर तुम्हारे पास केवल एक ही फल है तुम उसे कैसे दोगे। तब इस पर चैंपिंगन परेशानी में पड़ जाता है और कहता है कि मैं इसे मिस रुवान को दे दूंगा क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है तो इस फल को खा नहीं पाएगी और तुम यहाँ पे हो तुम इस फल को खा सकती हो। जिसकी बात को सुनने के बाद निंग गुस्सा हो जाती है और चैंपिंगन के ऊपर अटैक करने लगती है और फिर चैंपिंगन अपने बास्केट में गिर जाता है और अटक जाता है। और फिर निंग हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगती है कि तुम कितने उल्लू हो, तुम खुद ही बास्केट में गिर गए। और औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जहाँ पे वो डॉक्टर होता है वहाँ पे उसके 2 सर्वेंट आए होते हैं। फिर वो डॉक्टर कह रहा होता है कि पता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया, सिर्फ 2 बातों की वजह से। एक कि तुम लोग इस शहर के श्रेष्ठ लोग हो, हर एक व्यू थ्रू तुम्हारे जीवन में मृत्यु का कारण बन सकता है। कहता है कि तुम लोगों ने वो क्यों नहीं किया जो मैंने तुम लोगों को पहले करने के लिए कहा था। फिर में से एक बंदा कह रहा होता है कि मेरी पत्नी से मैं गरीबी को देख रही है, अगर मैंने कुछ किया मुझे डर है कि हमारा जो ये व्यवसाय है ये खराब हो जाएगा। इसकी बात को सुनकर डॉक्टर हंसने लगते हैं। पूछता है गई आखिरकार तुम्हें छोटे शहर के
कितने लोगों से मिल सकते हो, मेरी बात मानो और उन सभी से मिलने जाओ। और फिर वो दोनों वहाँ जाने लगते हैं, जिससे वो मोटा वाला बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि उस आदमी को हमें पीट के मार देना चाहिए। और फिर वो डॉक्टर के पास आते हुए कहता है कि मास्टर आपने मुझे रास्ता दिखा दिया है, और बोलता है कि अब मैं क्या करूँ। असल में वो डॉक्टर की चापलूसी कर रहा होता है, जिसमें डॉक्टर उसके मुंह पे अपने सिगरेट का धुआं फेंकते हुए वहाँ से गायब हो जाते हैं। और फिर डॉक्टर कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें जिंदा चलने की कोई आशा नहीं है। इसकी बात को सुनकर वो जो बंदा खड़ा था, वो टाउन गार्ड था, उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जहाँ पे जेसिन उस घोड़ा करने बैठ के जा रहा होता है, वो घोड़ा का जहाँ रुक जाता है। और फिर जैसे ही जेसिन बाहर जाके देखता है, उसके सामने चेंजिंग खड़ा दिखाई देता है। जिसके बाद चेंजिंग कहता है कि गाड़ी आगे लेके जाओ और चुपचाप चलते रहो। इसके बाद वो घोड़ा गाड़ी वहाँ से आगे जाने लगती है और चेंजिंग एक पहाड़ के पास आके खड़ा हो जाता है। और वो उस पहाड़ के पास जाकर कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि छोटे से शहर में एक व्यक्ति तुम्हारे यहाँ पे छुपा होगा। और चेंजिंग कह रहा होता है मुझे लगता है कि हमारी तो डायरेक्ट डायनेस्टी है, वो वास्तव में पहले होता है खराब हो चुकी है। और फिर वो बंदा पहाड़ पे बैठे कुछ खा रहा होता है। और फिर चेंजिंग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे हमसे मिलने नहीं लड़ने आए हो, चलो आओ हम इसके बारे में बातें करते हैं, देखिए जरा तुम क्या चाहते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ये वही बंदा होता है जो अभी डॉक्टर के पास में आया होता है। और ये बंदा यहाँ पे आया होता है चेंजिंग से बात करने के लिए। फिर वो चट्टान से जंप मार के इधर चेंजिंग के सामने आ जाता है। और फिर इसके बाद वो बंदा कहता है मुझे लगता है तुम्हें मार करने में जल्दी हो रही है। इसकी बात को सुनकर चेंजिंग अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। फिर वो बंदा भी अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है और उन दोनों के बीच में ऑरा का टकराव होने लगता है। तो उन दोनों इतना ज्यादा पावरफुल निकल रहा होता है कि देख के लगता है कि इन दोनों के बीच में एक घमासान फाइट होने वाली है, क्योंकि उन दोनों का लेवल सेम ही होता है। और उन दोनों निकल रहे ऑरा के प्रेशर से जेसिंग और उसके सर्वेंट को प्रॉब्लम हो रहा था। और फिर सीधे जाके चेंजिंग उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और वो बंदा एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है। इसके बाद वो बंदा बाहर आते हुए कहता है मुझे लगता है कि इतनी ताकत काफी नहीं है। और यहाँ पे इस बंदे का नाम होता है क्विजिंग। और फिर वो जाके सीधा चेंजिंग के ऊपर अटैक कर देता है और चेंजिंग दूर हवा में उड़ जाता है। इसके बाद चेंजिंग भी गुस्सा होकर अपनी एनर्जी से ले जाके क्विजिंग के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर क्विजिंग कहता है कि मुझे देखने तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। और उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। ये फाइट देखने में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रही होती है। और फिर क्विजिंग चेंजिंग के ऊपर एक पत्थर से अटैक कर देता है, लेकिन चेंजिंग उस पत्थर को एक पंच के अटैक से तोड़ देता है और फिर जाकर अटैक कर देता है चेंजिंग के ऊपर। और फिर उन दोनों की फाइट में टकरार हो रही थी, वो टकरार की वजह से आसपास के सारी चट्टानें टूट फूट जाती हैं। और फिर चेंजिंग क्विजिंग को सीधा ले जाकर के एक पहाड़ में दे मारता है और फिर उसके बाद पंचों से अटैक कर देता है। और फिर क्विजिंग कहता है कि तुम्हारे ये छोटे मोटे पंच मेरे लिए काफी नहीं है। और फिर क्विजिंग अपना अटैक कर देता है, धीरे धीरे चेंजिंग दूर पहाड़ों में जाकर टकरा गया देता है। और फिर क्विजिंग तुरंत ही उसके पास पहुंच के उसके ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिसकी वजह से चेंजिंग के मुंह से खून निकलने लगता है और जाके जमीन में घुस जाता है। और फिर क्विजिंग वहां जाते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है कि अब खत्म हो गया। लेकिन जिस जगह पे चेंजिंग गिरा होता है उस जगह गड्ढा हो जाता है और उस गड्ढे से एनर्जी का प्रेशर बाहर निकलने लगता है। और फिर उस गड्ढे से बाहर चेंजिंग आता है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। इसके बाद क्विजिंग कहता है कि तुम्हारे अंदर महान प्रतिभा है, लेकिन अगर तुम मुझसे लड़ते रहे तो ये मामला तुम्हारे जिंदे और मरने पे आ जाएगा। की बात को सुनकर चेंजिंग हंसने लगता है, कहता है कि जीत हमेशा मेरी ही हुई है, क्योंकि मैंने अभी तक कई सारी लड़ाइयाँ की हैं और कई सारे लोगों को मारा है और मैं अब तक कभी भी नहीं हारा हूँ। फिर अब जाकर के बहुत दिनों बाद मुझे एक अच्छी लड़ाई करने का मौका मिला है, जो कि मेरे लायक है। ये तुम्हारे लिए खेल के जैसे है, तो आओ और मेरे साथ खेलो। और फिर चेंजिंग क्विजिंग के ऊपर अटैक कर देता है और उसे पहाड़ में दे मारता है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे जो सर्वेंट है वो असल में एक ड्रैगन है, वो अपने पावर का यूज करती है, इसकी वजह से उसकी आंखें चमकने लगती है। और फिर वो चेंजिंग और क्विजिंग को देखने लगती है। उन दोनों के बीच में लगातार फाइट होने लगती है, जिसमें चेंजिंग बहुत ज्यादा ही पिट रहा होता है। और इन दोनों की फाइट देखने में बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रही होती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को जीने मारने पे आ चुके थे। और इन दोनों की फाइट ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि ये फाइट एक दूसरे को मारने और जीने के लिए थी। तो वो दोनों अपने पूरे पावर का यूज करके पंच अटैक कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर। और इन दोनों के बीच में जो टकरार होती है, जिसमें क्विजिंग चेंजिंग को पीछे ढकेल देता है, चेंजिंग के ऊपर एक जोरदार किक अटैक करता है, जिसकी वजह से चेंजिंग ऊपर बादलों के पार चला जाता है। और फिर क्विजिंग वहां पे आते हुए उसके ऊपर एक जोरदार फिस्ट का अटैक कर देता है, जिसकी वजह से चेंजिंग के मुंह से खून निकल जाता है और फिर वो जाकर के एक झील में गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि चेंजिंग पानी के अंदर पड़ा होता है। इसके बाद हम चेंजिंग के डीमोल्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पे चेंजिंग कह रहा होता है कि मोटर को मार डालो और अपने सभी दुश्मनों को मार डालो। और हम चेंजिंग के डीमोल्ड में किसी और जगह का ही सीन दिख रहे होते हैं, जहाँ पर चेंजिंग होश में नहीं होता और कहता है कि सबको मार डालो। और फिर चेंजिंग की आंखें खुल जाती है और चेंजिंग की आंखों से रेड कलर की एनर्जी बाहर निकल रही होती है। फिर यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और दोस्तों जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ते जा रही है, ये स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रही है और मैं अब ये सोच रहा हूँ कि इसके आगे का आने वाले एपिसोड में क्या होगा। मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इसके आगे आने वाले एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।